My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again, I welcome to all of you in Dr. यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ वीडियोज़ में हम सभी लोगों ने जो सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन या सामान्य विज्ञान के प्रश्न होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं। पूर्व के दो वीडियोज़ में हम सभी लोगों ने 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी और जनरल साइंस का अभ्यास किया है, और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत 20 अन्य महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे आपके जीके जीएस से, अर्थात जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के लिए जो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41, क्योंकि इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने 40 प्रश्नों का अभ्यास किया है। तो पहला प्रश्न आज के लिए प्रश्न संख्या 41 या क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज लुसाने डायमंड लीग खिताब 2022, अर्थात लुसाने डायमंड लीग खिताब 2022 जीतने वाले नीरज चोपड़ा हैं। नीरज चोपड़ा हु ओन द लुसाने Diamond League 2022 title is, your options are A first Indian, B second Indian, C third Indian और D fourth Indian, अर्थात वे पहले भारतीय हैं, दूसरे भारतीय हैं, तीसरे भारतीय हैं या चौथे भारतीय हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये समसामयिकी से प्रश्न है। लुसाने डायमंड लीग खिताब 2022 जीतने वाले जो नीरज चोपड़ा हैं वे कौन से भारतीय हैं? पहले भारतीय हैं जिन्होंने इस लुसाने डायमंड लीग खिताब 2022 को जीता है, या लुसाने डायमंड लीग खिताब को जीता है, या लुसाने डायमंड लीग खिताब को जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं, तीसरे हैं या चौथे हैं? तो कौन से हैं? चौथे नहीं है, तीसरे नहीं है, सेकंड नहीं, बल्कि वे पहले भारतीय हैं। वे ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने लुसाने डायमंड लीग खिताब जीती है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट इंडियन या पहले भारतीय। नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्न संख्या 42 प्रश्न है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली पुरुष भारतीय स्टार शटलर जोड़ी है। द फर्स्ट मेल इंडियन स्टार शटलर पेयर टू विन ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 इज, एंड योर ऑप्शंस आर ए किदाम्बी श्रीकांत एंड सात्विक चिराग शेट्टी, बी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, सी है किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, एंड डी है प्रकाश पादुकोण और सात्विक चिराग शेट्टी। तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली पुरुष भारतीय स्टार शटलर जोड़ी कौन सी है? द फर्स्ट मेल इंडियन स्टार शटलर पेयर टू विन ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 इज। तो कौन सी जोड़ी है? किदाम्बी श्रीकांत की नहीं है, तो ए और सी ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। प्रकाश पादुकोण का भी नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है। जो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी है, यही इसका सही उत्तर है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जो जोड़ी है उसने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले वे पहली पुरुष भारतीय स्टार शटलर जोड़ी बन गई है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारतीय स्टार शटलर जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न संख्या 43 प्रश्न है देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। द 49th चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री इज, एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं ए जस्टिस यूपी ललित, बी है जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, सी है जस्टिस एन वी रमन्ना, एंड डी है जस्टिस यू ललित। तो आपको ये बताना है कि देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। डियर स्टूडेंट्स,
आपके जो विकल्प हैं आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, जस्टिस यूपी ललित का, या जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का, या जस्टिस एन वी रमन्ना का, या जस्टिस यूयू ललित का। तो देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, ये प्रश्न है। तो कौन बने हैं? जस्टिस यूपी ललित नहीं, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ नहीं, जस्टिस एन वी रमन्ना नहीं, बल्कि जस्टिस यूयू ललित। जो ऑप्शन है आपका ये ऑप्शन सही है। जस्टिस यूयू ललित जो है हमारे देश की 49वें जो है या 49th जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर है। हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जस्टिस यूयू ललित की यदि हम लोग बात करते हैं तो उनका जो पूरा नाम है, उनका नाम है जस्टिस उदय उमेश ललित। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि जस्टिस यूयू ललित का पूरा नाम क्या है, जस्टिस उदय उमेश ललित है। और जस्टिस उदय उमेश ललित जी जो हैं ये देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 27 अगस्त 2022 को पदभार ग्रहण किए हैं। तो देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 27 अगस्त 2022 को जस्टिस यूयू ललित या जस्टिस उदय उमेश ललित ने पदभार ग्रहण किया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 44 या क्वेश्चन नंबर 44। और प्रश्न है, महासभा ने मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया? व्हेन डिड द जनरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड द ह्यूमन राइट्स काउंसिल? एंड योर ऑप्शंस आर ए 2003, बी 2006, सी 2007 एंड डी 2008। तो महासभा या जनरल असेंबली ने मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया, ह्यूमन राइट्स काउंसिल का गठन कब किया, ये प्रश्न है। तो कब किया? 2003 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, बल्कि 2006 में किया। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नई मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया। इस 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद ने 53 सदस्यीय मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। तो कब किया गया? 2006 या 2006 में किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न है, संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? एंड योर ऑप्शंस आर ए 8, बी 9, सी 10 एंड डी 11। तो कितने मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में वर्णित है, ये प्रश्न है। तो कितने हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, बल्कि कितने हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में वर्णित है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें या 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया, संविधान में सम्मिलित किया गया। तो इस तरह से वर्तमान समय में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 या 11 फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, प्रश्न संख्या 46। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, एंड योर ऑप्शंस आर ए 20 जनवरी या 20 जनवरी, 20 फरवरी या 20 फरवरी, सी 20 मार्च या 20 मार्च एंड डी 20 अप्रैल या 20 अप्रैल। तो डियर स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 20 जनवरी को नहीं, 20 फरवरी को नहीं, 20 अप्रैल को भी नहीं, बल्कि 20 मार्च या 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे या अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 या प्रश्न संख्या 47। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सजदा एवं पाबोस पद्धत व नैरोज त्योहार आरंभ करने के लिए जाना चाहता है? Who among the following is known to start Sijda and Pabos methodology and Nowruz festival? And your options are A. Qutbuddin Aibak, B. Iltutmish, C. Balban and D. औरंगजेब। तो डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सजदा और पाबोस पद्धत व नौरोज फेस्टिवल या नौरोज त्यौहार आरंभ करने के लिए जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं जाने जाते, इल्तुतमिश ने नहीं किया था, औरंगजेब में भी नहीं किया था, किसने किया था? बलबन ने किया था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बलबन को सिजदा एवं पाबोस पद्धत व नौरोज त्यौहार आरंभ करने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, प्रश्न संख्या 48। प्रश्न है, किसे कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक कहा जाता है? हु इज रिगार्डेड एज मेन प्रोपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स? एंड योर ऑप्शंस आर ए बेंथम, बी जेसमिल, सी स्पेंसर एंड डी टी.एच. ग्रीन। तो कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के प्रमुख उन्नायक और मेन प्रोपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स
किससे जाना जाता है? ग्रीन को नहीं, मिल को नहीं, स्पेंसर को नहीं, बल्कि बेंथम साहब को जाना जाता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बेंथम इज रिगार्डेड एज मेन प्रोपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स, या बेंथम को कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, प्रश्न संख्या 49 प्रश्न है, राज्य के संरचनावादी सिद्धांत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? हु इज रिगार्डेड एज फोररनर ऑफ स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट? एंड योर ऑप्शंस आर ए ग्राम्शी, बी अल्थ्यूजर, सी मैकफर्सन एंड डी माइकल ओकेशॉट। तो ग्राम्शी को जाना जाता है, अल्थ्यूजर को या मैकफर्सन या माइकल ऑक्सफोर्ड को जाना जाता है। ये प्रश्न है। तो राज्य के संरचनावादी सिद्धांत का अग्रदूत या फोररनर ऑफ स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट किसे कहते हैं? ग्राम्शी नहीं, मैकफर्सन नहीं, ओक्सन नहीं, बल्कि अल्थ्यूजर को कहा जाता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अल्थ्यूजर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 क्वेश्चन नंबर 50 प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 टू 1769 ईस्वी में कौन विजयी हुआ था? हु वाज विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1766 टू 69 AD? एंड योर ऑप्शंस आर ए निजाम ऑफ हैदराबाद या हैदराबाद का निजाम, बी मराठा आर्मी या मराठा सेना, सी हैदर अली, एंड डी ब्रिटिशर्स या अंग्रेज। तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी के बीच, इसमें विजयी कौन हुआ थे? प्रश्न है। तो निजाम ऑफ हैदराबाद नहीं विजयी हुए थे, मराठा सेना भी नहीं विजयी हुआ था, और अंग्रेज भी नहीं विजयी हुए थे, बल्कि हैदर अली जी विजयी हुए थे। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुए थे। सो वी कैन से दैट Hyder Ali was victorious in the first Anglo-Mysore War that was held between 1766 to 1769. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 प्रश्न संख्या 51 प्रश्न है, किसने 1947 में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना की? Who established the International Law Commission in 1947? And your options are A जनरल असेंबली या महासभा, बी सेक्रेटरी जनरल या महासचिव, सी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल या आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, एंड डी है ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यास परिषद। तो 1947 या 1947 में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग या इंटरनेशनल लॉ कमीशन की स्थापना किसने की? यह प्रश्न है। तो किसने किया था? न्यास परिषद ने नहीं किया, आर्थिक और सामाजिक परिषद ने नहीं किया, महासचिव ने नहीं किया, बल्कि किसने किया? जनरल असेंबली या महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना 1947 में की जाती है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 6th कमेटी, द जनरल असेंबली डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल लॉ कमीशन एंड अडॉप्टेड इट्स स्टैट्यूट्स बाय रेजोल्यूशन 174 सेकेंड ऑफ 21 नवंबर 1947। तो इस तरह से इसका जो ए ऑप्शन है जनरल असेंबली या महासभा वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52 प्रश्न संख्या 52 प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनरावलोकन करने का अधिकार देता है? Which article of Indian Constitution gives its power to review its own judgment to Supreme Court? And your options are A आर्टिकल 131 या अनुच्छेद 131, बी आर्टिकल 133 या अनुच्छेद 133, सी आर्टिकल 136 या अनुच्छेद 136, एंड डी आर्टिकल 137 या अनुच्छेद 137। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनरावलोकन करने का अधिकार देता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इट्स पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट टू सुप्रीम कोर्ट? तो कौन देता है? 131 नहीं, 36 नहीं, 33 नहीं, बल्कि आर्टिकल 137 या अनुच्छेद 137 में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन Article 137 of Indian Constitution gives its power to review its own judgment to Supreme Court. So here the D option is the right option. Article 137 of the Constitution of India grants the Supreme Court the power to review any of its judgments or orders. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 प्रश्न संख्या 53 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ राज्य के साप्तांग सिद्धांत से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट? एंड योर ऑप्शंस आर ए मनुस्मृत, बी यजुर्वेद, सी शुक्र नीति, एंड डी अर्थशास्त्र। तो निम्न में से कौन सा ग्रंथ सप्तांग सिद्धांत से संबंधित नहीं है? और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट? तो आप सभी लोगों ने मनुस्मृत का नाम सुना होगा। तो मनुस्मृत में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है, अर्थशास्त्र में वर्णन है और शुक्र नीति में वर्णन है, लेकिन यजुर्वेद में जो है
राज्य के सप्तांग सिद्धांत या सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट का वर्णन नहीं है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि प्रश्न है कि किस ग्रंथ में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन नहीं या किस नहीं कौन नहीं संबंधित है। तो जो यजुर्वेद है वह यजुर्वेद जो है वो राज्य के सप्तांग सिद्धांत से संबंधित नहीं है, और यजुर्वेद इज नॉट रिलेटेड टू सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट। सो इन दिस वे हियर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, प्रश्न संख्या 54। प्रश्न है 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ द अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन इन इंडिया इन 1942 AD? तो आप सभी को याद होगा कि 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। तो उस समय जब क्रिप्स मिशन भारत में आया तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, यह प्रश्न है। और आपके विकल्प हैं ए स्टैनली बाल्डविन, बी नेविल चैम्बरलिन, सी जेम्स रामशे मैकडोनाल्ड एंड डी विंस्टन चर्चिल। तो आपने नाम सुना होगा, बहुत ही प्रचलित नाम है, जो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जब भारत में क्रिप्स मिशन आई थी 1942 में। तो नाम क्या है? बाल्डविन नहीं है, चैम्बरलेन नहीं है, मैकडोनाल्ड नहीं, बल्कि क्या नाम है? विंस्टन चर्चिल नाम है। विंस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1942 ईस्वी में, जब भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55, क्वेश्चन नंबर 55। प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, एंड योर ऑप्शंस आर फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51 या अनुच्छेद 36 से 51 तक, बी आर्टिकल 12 to 35 या अनुच्छेद 12 से 35 तक, सी आर्टिकल 50 to 60 या अनुच्छेद 52 से 60 तक, एंड डी आर्टिकल 61 to 75 या अनुच्छेद 61 से 75 तक। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं? या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है वो किस अनुच्छेद में या उनका किन अनुच्छेदों में, ये प्रश्न है। तो किसमें है? 61 से 75 नहीं, 12 से 35 नहीं, 52 से 60 नहीं, बल्कि आर्टिकल 36 to 51 या अनुच्छेद 36 से 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का वर्णन है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भारत के संविधान के भाग 4 जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 आते हैं, इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सम्मिलित है या शामिल है। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत के संविधान का भाग 4 जो है उसमें डीपीएसपी या राज्य के तत्व निर्देशक सिद्धांत सम्मिलित हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो किसमें है? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 56, क्वेश्चन नंबर 56। प्रश्न है मानवाधिकारों की किस पीढ़ी को बहुधा नीला अधिकार या ब्लू राइट्स कहा जाता है? और आपकी ऑप्शंस हैं ए फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी, बी है सेकंड जनरेशन या द्वितीय पीढ़ी, सी है थर्ड जनरेशन या तृतीय पीढ़ी, एंड डी है फोर्थ जनरेशन या चतुर्थ पीढ़ी। तो डियर स्टूडेंट्स, मानवाधिकारों के किस पीढ़ी को बहुधा नीला अधिकार या ब्लू राइट्स कहा जाता है? तो फोर्थ को नहीं, थर्ड को नहीं, सेकंड को नहीं, बल्कि फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी को कहा जाता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी। पहली पीढ़ी के मानवाधिकारों को कभी कभी नीला अधिकार या ब्लू राइट्स भी कहा जाता है। ये अधिकार जो है प्रमुख रूप से स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से संबंधित अधिकार हैं। ये मौलिक रूप से नागरिक और राजनीतिक प्रवृत्ति के हैं। ये राज्य की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा करने के लिए हैं, इसलिए इन्हें नकारात्मक अधिकार भी माना जाता है। तो प्रथम पीढ़ी के अधिकार या फर्स्ट जनरेशन राइट्स जो हैं, ह्यूमन राइट्स, उन्हें ब्लू राइट्स कहा जाता है। ये नेगेटिव राइट्स, नकारात्मक अधिकार है, क्योंकि ये राज्य की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा करने के लिए दिए गए हैं या बनाए गए हैं, या ये मानवाधिकार जो है राज्य की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा करता है, इसलिए इसको नकारात्मक अधिकार भी माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57, क्वेश्चन नंबर 57। प्रश्न है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? एंड योर ऑप्शंस आर ए 9 दिसंबर या 9 दिसंबर को, बी 10 दिसंबर या 10 दिसंबर को, सी है 11 दिसंबर या 11 दिसंबर को, एंड डी है 12 दिसंबर या 12 दिसंबर को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, अधिकांशतः आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ह्यूमन राइट्स डे या मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं?
9 को नहीं, 11 को नहीं, 12 को नहीं, बल्कि हम कब मनाते हैं 10 दिसंबर या 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस या ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया था, और जिसका उद्देश्य क्या था कि विश्व भर के जो लोग हैं, जो जनता है, उनको मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक किया जाए। और इसी उद्देश्य को लेकर के, मानवाधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर के प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, जिससे कि जो आम जनमानस है, जनता है, किसी भी देश के नागरिक हैं या लोग हैं, वे मानवाधिकारों के प्रति सजग रहें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, सजग रहें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 58 है, क्वेश्चन नंबर 58। प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? एंड ऑप्शंस आर ए फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति, बी अमेरिकन रिवॉल्यूशन या अमेरिकी क्रांति, सी मैग्ना कार्टा, एंड डी ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या गौरवशाली क्रांति। और आपके ऑप्शन ए है 3 4 2 1, बी है 4 3 1 2, सी है 1 2 3 4, एंड डी है 3 4 1 2। अब जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे इसमें कह रहा है कि इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, इनकी घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि घटनाएं कब घटी थी। यदि हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं, तो इसका जो टाइम पीरियड है वह 1789 अर्थात 1789 से लेकर के 1799 का है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन या अमेरिकी क्रांति की बात कीजिए तो इसका जो ड्यूरेशन है 1775 टू 83 अर्थात 1775 से 83 का समय है। मैग्ना कार्टा की हम लोग बात करते हैं तो मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड से संबंधित है। और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या गौरवशाली क्रांति की बात करिए तो 1688 टू 89 अर्थात 1688 से 89 तक यह ग्लोरियस क्रांति या गौरवशाली क्रांति हुई थी। तो इस तरह से देखा जाए जो सबसे पुराना है वो क्या है, मैग्ना कार्टा है, तो 3 है। और इसके बाद 1688 अर्थात ग्लोरियस क्रांति या 4 है। और 4 के बाद देखा जाए तो अमेरिकी क्रांति 1775 में 2 है। और उसके बाद देखा जाए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में सबसे लास्ट में आता है। तो इस तरह से 3 4 2 और 1, 3 4 2 और 1, 3 4 2 1 जो ऑप्शन हमको दिख रहा हो ए ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ए विकल्प जो है वो सही है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लेकर के 1799 के बीच में हुई। अमेरिकी क्रांति जो हुई, अमेरिकी क्रांति 1775 से 1783 के बीच हुई। मैग्ना कार्टा 1215 में और गौरवशाली क्रांति 1688 से 1689 के बीच। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59, क्वेश्चन नंबर 59। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। द टर्म ऑफ अ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस एज, एंड ऑप्शंस आर ए 10 ईयर या 10 वर्ष, बी 9 ईयर या 9 वर्ष, सी 8 ईयर या 8 वर्ष, एंड डी 7 ईयर या 7 वर्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो ड्यूरेशन होता है या टर्म होता है, जो कार्यकाल होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस को, क्या है, 10 नहीं है, 8 नहीं, 7 नहीं, बल्कि 9 साल है या 9 ईयर्स है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ 15 जजेज, अर्थात उसमें 15 जज होते हैं, इलेक्टेड टू 9 ईयर टर्म्स ऑफ ऑफिस, जो कि 9 साल की टर्म के लिए चुने जाते हैं बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल, अर्थात सिक्योरिटी काउंसिल और महासभा या जनरल असेंबली के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को 9 वर्ष की अवधि के लिए, कार्यकाल के लिए, टर्म के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न, या उनको इलेक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 60, क्वेश्चन नंबर 60। प्रश्न है, निम्न में से किसने स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा दिया था? विच ऑफ द फॉलोइंग हैड गिवन द स्लोगन्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकांशतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। योर ऑप्शंस आर ए अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 या अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष 1776, बी फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 या फ्रांसीसी क्रांति 1789, डी सी है रशियन रिवॉल्यूशन 1917 या रूसी क्रांति 1917, डी है चाइनीज रिवॉल्यूशन ऑफ 1949 या चीनी क्रांति 1949। तो स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व, दैट इज फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। तो फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी या स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है या किस क्रांति में इसको दिया गया था? इस नारे को तो कब दिया गया? अमेरिकी क्रांति में नहीं दिया गया, रूसी में नहीं, चीनी में नहीं, बल्कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति 1789 में इस नारे को दिया गया था। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने देखा कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो क्या है, बी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन है 1789 या फ्रांसीसी क्रांति 1789, और उसी में स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व
या फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का नारा दिया गया था। इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की इस क्लास में, इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया जो कि आपके समान ज्ञान, समान अध्ययन और समान विज्ञान से संबंधित थे। ये प्रश्न मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें सहायक होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी डियर स्टूडेंट्स में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी कोर्स के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, देख पाएँ, ढूंढ पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम शीघ्र ही मिलेंगे अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो कि आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।